इंडिया को आजादी लिए आज पूरे 76 साल हो चुके हैं। आखिर कैसे शुरू हुई इंडिया पे 200 साल तक राज करने की कहानी, ये जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। Now you must have heard of the British East India Company. Elizabeth leaves Westminster. The Queen is crowned, symbol of hope. Queen Elizabeth rides For many in Britain, साल 1498 वास्को डी गामा सी रूट से होते हुए इंडिया की खोज करते हैं। उनकी जहाज इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे आके रुकती है। यहाँ पर जो मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, इंडिया की खोज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं वास्को डी गामा गोंडवाना लैंड पे इंडिया की खोज करने वाले पहले इंसान है। खोज से मतलब है ये पहले पोर्चुगीज इंसान है तो इंडिया के सी रूट को पता करके अरब के बिजनेस मोनोपोली को तोड़ते हैं, क्योंकि अरब के जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंडिया से स्पाइस, कॉटन और सिल्क कम दाम पे ले जाकर यूरोप के मार्केट में ज्यादा दाम में सेल करते हैं। वास्को डी गामा इंडिया से स्पाइस, कॉटन और सिल्क ले जाकर पोर्चुगीज मार्केट में बेचता है, उसे 60 टाइम बेनिफिट बनाता है। इस बात की भनक जब पोर्चुगीज के राजा मैनुअल को लगती है, वो इंडिया में अपने ऑफिसर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजते हैं, जो इंडिया में गवर्नर से जाना जाता है। अल्मेडा इंडिया में पोर्चुगीज के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से गुजरात की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से गुजरात के लोकल किंग की पोर्चुगीज से लड़ाई हो जाती है। अल्मेडा के बाद दूसरा पोर्चुगीज गवर्नर अल्फांसो डी अल्बरक्यूआरक्यू। अल्फांसो इंडिया में आते ही पहला काम पोर्चुगीज आर्मी को एक्सपेंड करता है और आर्गियन सी और इंडियन ओशियन, जो ट्रेड के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, उसमें अपने शिप्स को खड़ा कर कर एक बैरियर क्रिएट करता है। इस वक्त इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोधी डायनेस्टी, सदर्न पार्ट में विजयनगर एम्पायर और डिकेन के बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी होता है। आदिल शाही इतना पावरफुल होता है, साउथ में विजय डायनेस्टी होने के बाद भी कर्नाटका के कोस्टल रीजन में वो अपना दबदबा बनाए रहता है। पोर्चुगीज गवर्नर अल्फांसो को ये लगता है इंडिया के ऊपर शासन करना तभी पॉसिबल है जब वो बीजापुर फोर्ट कर लेगा, और इसी कारण से अल्फांसो बीजापुर से बैटल शुरू करता है और बीजापुर के साथ गोवा पे पूरी तरह कैप्चर कर लेता है। आने वाले समय में गोवा पोर्चुगीज का एक मेन सेंटर बन जाता है। अल्फांसो पोर्चुगीज आर्मी को इतनी मजबूत कर लेता है जिससे वो समंदर के ऊपर कार्टेज सिस्टम चालू करता है। कार्टेज सिस्टम बेसिकली एक ट्रेड पास होता है। कोई भी फॉरेन बोट इंडिया के अंदर आ रहा होता है, उसे पोर्चुगीज से पास लेनी पड़ती है। ये इतनी बड़ी और मजबूत आर्मी बना लेता है, पूरे 100 साल तक इंडिया के ट्रेड मोनोपोली पे राज करता है। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारी कहानी की मेन विलन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी द मर्चेंट एडवेंचरर्स, जिसे दो लोग मिलकर बनाते हैं। इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर साइन करवाया जाता है। साल 1600 में यह कंपनी सूरत आती है। उस वक्त हिंदुस्तान में जहांगीर का शासन होता है। ब्रिटिश ऑफिसर विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में जाकर फैक्ट्री और ट्रेड करने की परमिशन मांगता है। जहांगीर ट्रेड की परमिशन देने से मना कर देता है, क्योंकि उस वक्त इंडिया में पोर्चुगीज प्रेजेंट होता है। मुगल और पोर्चुगीज का रिलेशन अच्छा होता है। विलियम हॉकिंस एक स्मार्ट ऑफिसर होता है। जहांगीर को टर्किश लैंग्वेज आती है, इसलिए वो टर्किश में कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर इसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसे टेरिटरी की तरफ अपना रुख करती है जहां मुगल शासन नहीं हो। साल 1611 में इनकी कोशिश को सक्सेस मिलती है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। वहां के लोकल राजा इन्हें परमिशन देते हैं। पोर्चुगीज और डच पहले से ही मछलीपट्टनम में अपने पैर जमा चुके थे। ट्रेड के लिए गुजरात पोर्ट एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, इसलिए साल 1612 में ये सूरत जाते हैं और वहां पोर्चुगीज के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। इसे बैटल ऑफ सोआली कहा जाता है। इस बैटल में पोर्चुगीज को हार मिलती है। इसके कुछ साल बाद 1615 में सर थॉमस रो ब्रिटिश किंग जेम्स वन के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जहांगीर के कोर्ट में हाजिर होता है और उनको कई तरह की शाही तोहफा देते हैं, जिससे जहांगीर इम्प्रेस होकर एक फरमान जारी करता है जिसमें लिखा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की और फैक्ट्री बनाने की इजाजत है। जिसके बाद एक कंपनी इंडिया के अलग अलग कॉन्टिनेंटल में फैलती चली जाती है, जैसे कि मद्रास, गोवा, बॉम्बे और पटना जैसी टेरिटरी में अपनी दबदबा बना लेती है। सिल्क, कॉटन और स्पाइस से बहुत प्रॉफिट बनाती है कंपनी, और अब वो पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहती है। वो अपने किंग चार्ली के पास जाकर अपनी शर्त रखते हैं
किंग ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी, पॉलिटिकल पावर, मनी कंट्रोल, प्राइवेट आर्मी और यहाँ तक कि क्रिमिनल जुडिशरी पे भी कंट्रोल दे देती है। साल 1682 में कंपनी बंगाल में ट्रेडिंग करना चाहती है। तो उस वक्त मुगल के गद्दी पे औरंगजेब बैठे होते हैं। कंपनी पहले से ही इंडिया में 23 फैक्ट्री बना चुकी होती है। जोसिया चाइल्ड, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, वो औरंगजेब के पास जाकर अपनी बात रखते हैं। औरंगजेब को लगता है ये लालच की सीमा पार कर रहा है, इसलिए वो मना कर देते हैं बंगाल में ट्रेड करने से। जोसिया चाइल्ड प्राइड में आकर अपनी आर्मी को ले जाकर मुगल पर हमला कर देता है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि वो 308 सिपाही ले जाकर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ देता है। लंदन से जब मुगल के खिलाफ जंग की घोषणा होती है तो मुंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल के 2 जहाज को लूट लेती है। इसके बदले में मुगल शासक के मंत्री अल बहर सिद्दी याकूब मुंबई में जाकर घेराबंदी कर लेते हैं। अलेक्जेंड्रा हेलमोंट नाम का एक अंग्रेज मुंबई में उस वक्त मौजूद होता है। उन्होंने अपनी किताब में आंखों देखा हाल बताया। वो लिखते हैं, सीधे 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही तोपों से सलामी दी। अंग्रेजों ने भागकर किलों में पनाह ली। औरतें अपने बच्चों को गोदी में उठाकर भागी चली जा रही है। हेलमोंट के अकॉर्डिंग सिद्दी याकूब ने कंपनी के इलाकों को लूटकर मुगलई झंडा वहां फहरा दिए। जो सिपाही वहां लड़ने के लिए गए उसे काट दिया गया और बाकी के गर्दन में जंजीर लगाकर मुंबई की गलियों में घुमाया गया। जॉर्ज बेल्डन अब्राहम आर औरंगजेब आलमगीर के दरबार में आकर अपने सर को जमीन से लगाकर माफी मांगता है। औरंगजेब आलमगीर उसे 1.5 लाख का हर्जाना लगाकर माफ कर देते हैं। किले और फैक्ट्री से सीज हटा दिया जाता है। इस जंग को चाइल्ड वार के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी समझ जाती है वो औरंगजेब के शासन में बंगाल के ऊपर ओवरथ्रो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो पूरी पेशेंस के साथ सही वक्त का इंतजार करती है। और वो सही वक्त कंपनी को 1707 औरंगजेब आलमगीर के डेथ के बाद मिलती है। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल शासन बड़ा कमजोर पड़ जाता है। इस टाइम पीरियड को लेटर मुगल कहा जाता है। लोकल नवाब, राजा और जमींदार अपने रीजन पे खुद का कंट्रोल जमा लेते हैं मुगल एम्पायर से अलग होकर। इस बीच मुर्शिद कुली खान बंगाल में उभर कर आता है, खुद का नवाब डायनेस्टी बनाकर। मुर्शिद कुली खान के रहते ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ बंगाल नहीं लगती है और बंगाल के नवाब का जो पोर्टफोलियो था वो मुगल के अंडर रहते थे, पर ऑटोनॉमी खुद के पास रखते थे। साल 1770 में लेटर मुगल किंग फारूक सियार एक फरमान जारी करते। इस फरमान में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट, क्वाइन इशू करने की परमिशन और यहाँ तक के ट्रेडिंग परमिट इशू करने की राइट्स दे दी जाती है, जिसे EIC बंगाल में मजबूत हो जाती है। बंगाल में नवाब ज्यादा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि फारूक सियार की तरफ से फरमान जारी किया जाता है। इस ट्रेड परमिट का इस्तेमाल कंपनी अपने पर्सनल यूज और ट्रेड पे लगने वाली टैक्स को हटाकर करती है, जिसका सीधा लॉस मुगल को होता है। बंगाल से आने वाली रेवेन्यू बंद हो जाती है, जिससे मुगल खजाना कमजोर होने लगता है। इस लॉस को देखते हुए मुर्शिद कुली खान मुगल के अगेंस्ट जाकर कंपनी से कहता है ये फरमान उरमान यहाँ नहीं चलेगा, बंगाल में तुम्हें ट्रेड करना है तो टैक्स पे करना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में फ्रेंच बंगाल की तरफ ट्रेड करने की अपनी इंटरेस्ट दिखाता है। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाती है। वहाँ के अलग अलग लोकल राजा गद्दी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें से कुछ ब्रिटिश और कुछ फ्रेंच का सपोर्ट मांगता है। 1756 में बंगाल का नवाब बनता है सिराजुल दौला। ब्रिटिश अपना किला बंगाल में बना रहे होते हैं। सिराजुल दौला उन्हें समझाने की कोशिश करता है, ये सब बंद करो, तुम यहाँ किला नहीं बना सकते हो मेरी परमिशन के बिना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो नवाब को शुरू से हल्के में लेती आई है, जिससे 16 जून 1756 सिराजुल दौला अंग्रेज के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में अंग्रेज बंगाल से भाग जाता है, जो कुछ बचता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। इस जेल को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है वो नवाब से डायरेक्ट जीत नहीं पाएगा, इसलिए सिराजुल दौला का सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने की ऑफर देकर अपनी तरफ कर लेता है। 13 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें मीर जाफर सिराजुल दौला को धोखा देकर बंगाल का नवाब बन जाता है और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में पॉलिटिकल पावर गेन करती है। कंपनी मीर जाफर को पपेट बनाकर बंगाल की गद्दी पे बैठाता है और सालाना 2 करोड़ रुपया
एज अ कंपनसेशन कंपनी को पे करना पड़ता है मीर जाफर को। 1757 से 1760 के बीच मीर जाफर खुद को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करता है। जब ये बात कंपनी को पता लगती है तो वो मीर जाफर को रिप्लेस कर उसके सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पे बैठा देता है। साल 1760 से 1763 के बीच मीर कासिम एक पपेट नवाब की तरह काम करता है और इस सब से तंग आकर मीर कासिम भी खुद को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से मीर कासिम को भी हटाकर दोबारा चांस दिया जाता है मीर जाफर को और फिर उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम को लगता है अब बहुत हुआ, ब्रिटिश को बंगाल से उखाड़ फेंकना है, इसलिए वो अवध के राजा के पास चला जाता है जो लखनऊ रीजन में प्रेजेंट होता है। मीर कासिम की मदद के लिए अवध किंग सिराजुल दौला और लेटर मुगल किंग शाह आलम II दोनों ही अपनी सेना भेजता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर मेजर उन्हों बहुत ही बहादुरी के साथ मुगल नवाब और अवध किंग तीनों सेना के खिलाफ लड़ता है। इसे बैटल ऑफ बक्सर से हम जानते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद कंपनी बहुत सुप्रीम हो जाती है। इलाहाबाद टेरिटरी के बाद सिराजुल दौला और शाह आलम II को दोनों को ही न्यूट्रलाइज किया जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों को ही दीवानी राइट्स कंपनी के पास आ जाती है। मतलब इस टेरिटरी से जितना भी टैक्स आएगा वो सीधा कंपनी के पास जाएगा। बंगाल मेन कॉन्टिनेंटल बनकर सामने आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की। बंगाल में दियोरी सिस्टम लगाया जाता है, मतलब नवाब जैसा है वैसा ही रहेगा। इस पोजीशन के नीचे एक पोजीशन अपॉइंट किया जाता है डिप्टी नवाब, जो कंपनी का पपेट रहेगा। साल 1764 से 1773 तक बंगाल 2 पावर कंट्रोल में चलता। साल 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाकर वॉरेन हस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है और ऐसे ही साल 1818 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कॉन्टिनेंटल की सबसे पावरफुल बनकर 2/3 रीजन पे कंट्रोल पा लेती है। इस दौरान एक और पावर उभर कर आती है मराठा। मराठा की कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए इस पे एक सेपरेट वीडियो कभी और बनाई जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।